हाय गाइस, आज हम अपना लेके आ रहे हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का टॉपिक मिडल ईस्ट क्राइसिस मींस मध्य पूर्व का संकट। इसमें क्या था कि जो मध्य पूर्व के संकट के अंदर हम दो विषयों पर बात करेंगे। अफ़गानिस्तान संकट यानी कि जो 1979 से 89 तक हुआ था, और दूसरा था प्रथम खाड़ी युद्ध। इसमें एक और है टॉपिक द्वितीय खाड़ी युद्ध, वो बाद में, लेकिन अफ़गान मिडिल ईस्ट क्राइसिस में हम पहले ये दो करते हैं। फिर हमारा अफ़गानिस्तान संकट जो 1979 में हुआ था, ये था क्या? 1979 से 1989 का वह दौर जब सोवियत संघ की सेना ने अफ़गानिस्तान सरकार की तरफ से अफ़गान मुजाहिदीनों के खिलाफ जंग लड़ी थी। ठीक है, ये क्या था? 79 से 89 का वह दौर था जब सोवियत संघ की सेना ने अफ़गानिस्तान सरकार की तरफ से अफ़गान मुजाहिदीनों के खिलाफ जंग लड़ी थी। अब अफ़गानिस्तान की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या है? अफ़गानिस्तान विश्व युद्ध और शीत युद्ध दोनों से अलग रहा। अब हम इसमें ना आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में अलग से जान लेते हैं। अभी हम पहले इसको मैं आपको मैप के थ्रू थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। ये है हमारा अफ़गानिस्तान का मैप। मीन्स इसमें देखो, ये जो है हमारा अफ़गानिस्तान, ये रहा। अब इसमें जो है ये सारा हिस्सा इसी के थे। तुर्किस्तान, ये तजाकिस्तान, ये जो है ना उज़्बेकिस्तान, ये चाइना है, और ये है हमारा पाकिस्तान, ये ईरान। मीन्स ये हमारा अफ़गानिस्तान है। यहाँ पे जो है लड़ाई हुई थी 1979 से 1989 के बीच में। ठीक है, और ये क्या है, अगर हम देखें तो इसके बारे में ये बता दें कि ये जो है तो एक भूभाग है। मीन्स ये जो है ये लैंड वो है, मतलब ये भूमि से घिरा हुआ है। इसके देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसके आसपास कहीं भी मतलब वो नहीं है। मीन्स जैसे, सॉरी गाइज, वो पानी नहीं है, सारा भूभाग है। देखो आप ध्यान से, इधर भी भूभाग है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ से। लेकिन फिर भी ये हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इंडिया को यहाँ से जाना हुआ तो भी इसमें से जाते हैं, पाकिस्तान को जाना है तो भी इसमें से जाते हैं। मीन्स यह भूभाग होने के बावजूद भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। और ये क्या है, इसमें यहाँ पे तेल के भंडार बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हर कोई इसको अपने कब्जे में करना। ये एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। और इसमें जो है, जो हमारी ये अफ़गानिस्तान और इसके बीच में ये जो रेखा आती है, इसको क्या बोलते हैं हम? डूरंड रेखा। ठीक है, अब इसका जो है बहुत सारा हिस्सा, ये देखो, ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश है। इसके मुख्य भूभाग में क्या है? हिंदू कुश पहाड़ियाँ, और दक्षिण हिस्से में क्या है? रेगिस्तान है। यहाँ कम उपजाऊ भूमि है, और यहाँ की जनसंख्या का 42% हिस्सा पश्तून, 27% हिस्सा ताजिक, और कुछ हिस्सा उज़्बेक और हजारा आदि में है। यानी कि इसमें जो है, ये देखो, जैसे इसमें ये क्या है, ये है हमारा पश्तून, यानी कि 42%, ताजिक क्या है 27%, और उज़्बेक क्या है 9%, हज़ारा 9%। मीन्स ये जो है, और बाकी जो है छोटे छोटे हैं बहुत सारे। जो मेन है वो ये है, मतलब ये अफ़गानिस्तान की जनसंख्या के उसमें है। और दूसरा जो है, अफ़गानिस्तान के संस्थापक कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा जो हिंदू कश में स्थापित है, उसको क्या बोलते हैं हम? डूरंड रेखा। क्या बोलते हैं हम उसको? अब हम आपको बता देते हैं कि जो अफ़गानिस्तान और विश्व युद्ध और शीत युद्ध दोनों में अलग रहा है अफ़गानिस्तान। और 1973 में राजा के जो यहाँ के संस्थापक कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और उन्हीं के 1973 में राजा के चचेरे भाई दाऊद खान ने उन्हें हटा दिया, और वह खुद अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन गए। 1960 के दशक में राजा जो थे जाहिर शाह ने कुछ सुधार किए, जैसे महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया, ठीक है, और चुनाव प्रक्रिया मीन्स अफ़गानिस्तान में चुनाव करवाए, और जो है ये
जनता को राजनीतिक अधिकार दिए, मीन्स लोगों को राजनीतिक अधिकार दिए गए। और इसमें जो है चुनाव प्रक्रिया, यानी कि वहाँ पे जो है अफ़गानिस्तान में चुनाव कराए गए, उससे पहले चुनाव नहीं होते थे। और महिलाओं की शिक्षाओं पर ध्यान दिया गया। ठीक है। 1973 में दाऊद खान के भी ठीक 5 साल बाद, यानी कि 1978 में, दाऊद खान अब 1973 में आ गए थे, उसके ठीक 5 साल के बाद जो है, यानी 1978 में PDPA यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान में दाऊद खान की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। ठीक है। यानी कि क्या किया, 1973 में दाऊद खान के ठीक 5 साल बाद 1978 में PDPA, या अगर ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, PDPA के फुल फॉर्म पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान में दाऊद खान की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। और PDPA क्या था, एक समाजवादी पार्टी थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भूमि सुधार प्रक्रिया के तहत ऐसे लोगों से ज़मीन लेना शुरू कर दिया जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, और इस ज़मीन को उन लोगों में बांटने लगे जिनके पास ज़मीन नहीं थी। अब देखो ये क्या है, इन लोगों ने क्या किया, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी उनसे वापस ले ली और उनको उन लोगों को देनी शुरू कर दी जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। अब कोई भी अपनी ज़मीन ऐसे क्यों देने लगा, ये तो हर किसी की बात है भाई। अब जिसका विरोध क्या किया, वहाँ की आम जनता ने किया। ठीक है, क्या किया, वहाँ की आम जनता ने इसका विरोध किया। वहाँ विरोध और संघर्ष बढ़ने लगा। अब जैसे विरोध होता है तो क्या होता है, उससे लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं ना। और सरकार ने विरोध को दबाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुई। ऐसे में जो है अफ़गानिस्तान ने क्या किया, अफ़गानिस्तान ने सोवियत संघ से मदद मांगी। मदद कैसे, यानी कि हथियार और अन्य सामग्री के लिए अफ़गानिस्तान से उन्होंने मदद मांगी। और फिर भी विद्रोह पर काबू नहीं पाया गया और हालात और ज़्यादा ख़राब होते गए। ख़राब हालत को देखकर 24 दिसंबर 1979 में सोवियत संघ ने अपनी सेना अफ़गानिस्तान में भेजी। मीन्स अब उनको वहाँ भेजने के बावजूद भी मतलब कि वहाँ पे कोई शांति नहीं स्थापित हो पाई। ऐसे में और ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। ठीक है, हालत बिल्कुल बद से बदतर हो गए। तो ऐसे में क्या सोवियत संघ ने क्या वो ली, अपनी सेना अफ़गानिस्तान में भेज दी। और अफ़गानिस्तान में सेना भेजी तो मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया। ठीक है ना, 3 देशों ने, मुस्लिम देश जो भी थे उन्होंने इसका विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ने इसका विरोध किया। भाई अब अफ़गानिस्तान ने अपनी सेना भेजी तो उसके खिलाफ कौन कौन हो गए, मुस्लिम देश। जो वहाँ मुस्लिम देश थे वही उनके खिलाफ हो गए और UNO ने इसका विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसका विरोध किया। अफ़गानिस्तान के लोगों ने इसका विरोध किया। अमेरिका ने इसका विरोध किया। मतलब अगर देखा जाए तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में ये एक तरह से देखा जाए तो सोवियत संघ की सबसे बड़ी कमी थी कि उसने अफ़गानिस्तान में जाके अपनी वो भेजी उनकी हेल्प के लिए। मेन कारण यहीं से बनता है सोवियत संघ के विघटन का। अब हर कोई उनके खिलाफ था, फिर भी सोवियत संघ ने किसी की भी नहीं सुनी और उसने वहाँ के शहरों और संचार व्यवस्था पर पूरा कब्जा कर लिया। भाई हर कोई यही चाहता है कि भाई जब वो वहाँ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो उस पर अपनी अधिकार जमाएंगे। जैसे अभी भी देखो, फिर से आप लोगों को पता होना चाहिए, अफ़गानिस्तान में फिर 16 अगस्त को तालिबान ने अपना अधिकार कर वहाँ पे लड़ाई हो गई है और दंगे हो गए हैं। वहाँ के जो मीन्स प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति हैं, वो क्या नाम है उनका, अशरफ गनी, वो वहाँ फिर छोड़ के भाग गए अफ़गानियों को, बेबस छोड़ के बेचारों को। ठीक है, ऐसे में ये बहुत गलत बात है। और अब फिर अफ़गानियों ने व्यवस्था पर पूरा कब्जा कर लिया। अब ऐसे में क्या हुआ, वहाँ के जातीय समूह भड़क उठे। कहा कि जिनका खुद का अपना कोई धर्म नहीं है तो कैसे राज कर सकता है हम पर। फिर उन्होंने जिहाद धर्म के नाम पर लड़ाई शुरू कर दी। इन्हें क्या बोलते हैं, मुजाहिदीन कहा गया। उन्होंने क्या किया वहाँ पे, भाई जब उन्हें लगा कि सोवियत संघ ने उनके उस पर कब्जा कर लिया तो उन्हें बोला कि यहाँ पे जातीय समूह, जैसे एक जात पात को लेके लड़ाई झगड़ा, धर्म को लेके झगड़ा हो सकता है, वहाँ पे भी उन्होंने
खुद का अपना कोई धर्म नहीं है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, राज कर रहा है, तो इस पर उन्होंने क्या किया, जिहाद के नाम पर मीन्स धर्म के नाम पर लड़ाई शुरू कर दी और इन्हें मुजाहिदीन कहा गया। ठीक है, और इस लड़ाई में पाक, सऊदी अरेबिया, तुर्क, चाइना, यूएसए ने सपोर्ट करने लगे। इन सब में मुजाहिदीन को हथियार तथा पैसे दिए गए। अब ये देखो, अब क्या किया, अब इस लड़ाई में पाक, सऊदी अरेबिया, ये सारे मीन्स जितने भी आसपास के सब ने क्या किया, इस लड़ाई में उनको हथियार दिए, पैसे दिए और इन मुजाहिदीनों ने छापामार युद्ध को अपनाया। छापामार युद्ध क्या होता है, गोरिल्ला युद्ध। क्या होता है, छुप के हमला करना, वो काम करना शुरू कर दिया। जब सारी दुनिया भर में ये जिहाद की लड़ाई शुरू हुई तो उसी समय सऊदी अरेबिया से एक लड़का आया जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। ठीक है, कहाँ से आया था ये, सऊदी अरेबिया से। और इस दौरान जो है तालिबान और अल कायदा जैसे समूह अपने को मजबूत कर रहे थे। इसी बीच मुकाबला बराबरी पर आकर ख़त्म हो गया, क्योंकि जो है वो तालिबान और अलकायदा जैसे समूहों में आपस में लड़ाई हो रही थी, तो जिससे क्या है, अब मुकाबला बराबरी पे आके कैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि जो हमारा सोवियत संघ था और इन सब में आपस में लड़ाई हो गई, तो वो अब क्या है, इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला एक तरह से देखा जाए तो, और बराबरी पे आके ख़त्म हो गई, क्योंकि यूएसएसआर गाँव पर और मुजाहिदीन शहरों पर कब्जा नहीं कर पाए। फिर 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव, कौन थे ये, 1985 में भाई नए वो बने थे, कहाँ के, सोवियत संघ के नए वो नेता बने थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने निर्णय किया कि हम धीरे धीरे अपनी सेना वापस बुलाएंगे और 1989 तक सभी को वापस बुला लिया गया। ठीक है, और फिर इसके बाद भी अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध क्या, वहीं पे मतलब आपस में, और उन्हीं सब आतंकवादी गुटों के बीच जो इस दौरान विकसित हुए थे, जैसे कि अलकायदा, तालिबान और अन्य गुट, मतलब उस बीच में वहाँ पे क्या हुआ, आंतरिक जो होता है आंतरिक युद्ध, गृह युद्ध किसको बोलते हैं, जो अफ़गानिस्तान में अंदर ही अंदर युद्ध। और इन सब में कौन कौन से आतंकवादी गुट उभर कर आए सामने, अलकायदा, तालिबान। ठीक है, ये सारे क्या थे, उस युद्ध में उभर कर सामने आए। अब हमारा आता है प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ, अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। इराक को समझाने की कोशिश की गई पर इराक नहीं माना। इराक ने कहा क्या था, कुवैत पर, तब यूएनओ ने बल प्रयोग की अनुमति दी। यूएनओ को शीत युद्ध से अब तक इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था। यूएनओ ने आज तक कभी भी इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था कि वो अपने आप, लेकिन इराक ने जब कुवैत पर अपना कब्जा कर लिया तो यूएनओ ने शीत युद्ध अपना ये एक वो अभियान, मतलब मीन्स जैसे ये फैसला लिया कि वहाँ पे सेना भेजी जाए, और इस सैन्य अभियान को नाम दिया गया, क्या दिया गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या नाम दिया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यूएनओ की सेना को इराक पर हमला करने के लिए भेजा गया। यूएनओ की सेना को इराक पर हमला करने के लिए भेजा। वैसे तो इसमें 34 देशों की सेनाएं शामिल थी, फिर भी 75% सैनिक अकेले अमेरिका के थे। किसके थे, अमेरिका के, यानी कि 6,60,000 सैनिक सिर्फ अमेरिका के थे। यद्यपि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने घोषणा की थी कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, परंतु उनकी सेना शीघ्र ही हार गई और इसे कुवैत से हटाने पर विवश होना पड़ा। क्योंकि क्या था, हमारा यूएनओ की सेना को इराक पर हमला करने के लिए भेज दिया। वैसे तो उसमें कितने 34 देश शामिल थे, लेकिन अमेरिका की अकेले की 6,60,000 जो सैनिक थे, उन्होंने अमेरिका इसमें हमला के लिए हेल्प की। और सद्दाम हुसैन जो उस टाइम पे इराक के राष्ट्रपति थे, उन्होंने घोषणा की थी कि 100 जंगों की एक जंग होगी, ये साबित होगी, लेकिन फिर भी वो शीघ्र ही हार गए। और इस युद्ध में अमेरिका ने अपनी शक्तियों का खुलकर प्रयोग किया। इस घटना को पूरी दुनिया में लाइव दिखाया गया ताकि अमेरिका की ताकत का सबको पता लग सके। इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया, इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई। समझ में आया प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था।
इसमें जो है मेन जो है अमेरिका अपना वर्चस्व दिखाना चाहता था, और पहली बार ऐसा हुआ था कि जब जो है यहाँ पे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा क्यों दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। और क्या किया गया, इसको लाइव दिखाया गया ताकि अमेरिका की ताकत का सबको पता चल सके। अब सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है ये हमारे स्वतंत्र राष्ट्र का राष्ट्रकुल अस्तित्व में आया, जो हमारा 15 देशों में, भाई पूर्व सोवियत संघ में कितने देश थे, 15 देश शामिल थे। इनमें से कुछ विघटन के बाद इस संगठन में शामिल हुए। अब इनका जो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है हमारा क्या था, ये जो हमारा था ये 15 देशों को शामिल हुए थे इसमें, क्योंकि वो अब सोवियत संघ तो ख़त्म हो गया था और इनमें कुछ विघटन के बाद हुए थे शामिल। अब इसका उद्देश्य क्या था, जो सोवियत संघ के 15 देश शामिल हुए थे उनमें उसका उद्देश्य क्या था, आपसी एकता बना के रखना। सबसे पहला क्या था, आपसी एकता बना के रखना, एक दूसरे की सहायता करना, राष्ट्रीय सुरक्षा और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। पहले क्या था, पहले उनमें होड़ थी आपस में, लेकिन अब क्या था कि अब वो क्या कर रहे थे कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और निशस्त्रीकरण मीन्स कोई भी शस्त्र नहीं उठाएगा उसको बढ़ावा देना, शक्ति व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि अब कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, सिर्फ शांति स्थापित करेंगे, व्यापार नीतियों को बढ़ावा देना, यानी कि व्यापार की नीतियाँ, भाई व्यापार को कैसे बढ़ाना है, किस तरह के से काम करना है, ये सब चीज़ें जो हैं उस टाइम पे रखी गई। अभी जो है हमारा ये हम स्टार्ट करते हैं खाड़ी युद्ध सेकंड। अब ये भी खाड़ी युद्ध सेकंड हमारा कब स्टार्ट हुआ, 19 मार्च 2003 को अमेरिका में। इसको क्या नाम दिया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया था। 19 मार्च 2003 को अमेरिका में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था। ये क्यों चलाया था, ये वैसे तो ये चैप्टर 3 में, लेकिन अब हमारा वो पार्ट नहीं रहा इसमें। तो इसमें क्या है, मैं एक थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये क्यों चलाया गया था। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, यूएनओ ने मीन्स जो थे 9/11 की घटना सबको पता होगा क्या है, क्योंकि क्या हुआ था, अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने क्या किया था, उड़ान भरने के बाद 4 अमेरिकी विमानों पर हमला कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और पहला विमान जो था वो कहाँ गिरा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे गिरा, जो कब, और दूसरा कब कहाँ गिरा, दक्षिणी टावर। तीसरा विमान क्या था, पेंटागन पे। और चौथा विमान जो है कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराकर कहाँ पे गिर गया था, पेंसिल्वेनिया के खेतों में। तो इसी घटना को 9/11 की घटना कहा जाता है। अब इसमें जो है दिल दहला देने वाला हमला हुआ था, इसमें कितने 3000 लोग मारे गए थे। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कठोर कार्रवाई की, आतंकवाद के खिलाफ बहुत कुछ किया, और उन्होंने क्या किया, सारी दुनिया में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। और इसका मुख्य निशाना कौन था, अल-कायदा, तालिबान। ठीक है, और इसीलिए जो है अमेरिका ने सारी दुनिया में गिरफ्तारी की और कैदियों को खुफिया जेल खानों में रखा गया। क्यूबा के जो है इनसे मिलने की अनुमति यूएनओ के अधिकारियों को भी नहीं थी, जो उन्होंने वो किया था, उनसे मिलने की किसी को भी जो है इजाज़त नहीं थी। इसीलिए अमेरिका ने ये जो है खाड़ी युद्ध हुआ था, क्योंकि अमेरिका ने 19 मार्च 2003 को, कब, 19 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया, और यूएनओ ने हमले की अनुमति नहीं दी, फिर भी दिखावे के लिए अमेरिका ने कहा कि इराक जो है सामूहिक संहार के हथियार बना रहा है, परंतु इराक ने कोई प्रभाव नहीं मिला, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे पता चले कि भाई अमेरिका ने इराक में जो है नरसंहार के हथियार बन रहे हैं। तो इसलिए जो है परिणाम इसके, अब देखा जाए तो परिणाम क्या थे, मात्र 1 महीने में इराक जो है युद्ध हार गया, और इस युद्ध में यूएसओ के 3000 सैनिक मारे गए, 3000 से ज़्यादा ही मारे गए थे, लेकिन इराक के कितने 50,000 से अधिक सैनिक और नागरिक इस युद्ध में मारे गए। ठीक है, 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दी जाती है।
ठीक। अब युद्ध के बाद भी इराक में शांति स्थापित नहीं हुई, बल्कि हिंसा होती रही। यूएसए के खिलाफ इराक में एक पूर्ण व्यापी विद्रोह भड़क गया। वो अलग बात है कि ये युद्ध अमेरिका जीत गया था, लेकिन अमेरिका युद्ध जीत गया पर वहाँ की जनता विरोध करती रही। उन्होंने अमेरिका सत्ता को स्वीकार नहीं किया और यूएसए के खिलाफ इराक में एक पूर्ण व्यापी विद्रोह भड़क उठा। युद्ध के बाद भी इराक के पास सामूहिक नरसंहार के शस्त्र नहीं मिले। यूएसए की नज़र इराक के तेल भंडार पर थी और वह वहाँ पर अपनी मनपसंद की सरकार बना सके। इसीलिए जो है इन्होंने अमेरिका ने इसके ऊपर युद्ध किया था। लेकिन ताकत के मामले में अमेरिका सबसे आगे है, लेकिन कब्जे वाली जगह में वे कानून व्यवस्था तथा वहाँ राजनीतिक व्यवस्था सही से स्थापित करने में असफल रहे। इसीलिए अब ये क्या था, इराक का जो अमेरिकी हमला था इसको हम खाड़ी युद्ध 2 भी कहते हैं और इसको क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्या नाम दिया था इसका, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये रहा। ठीक है। और इसीलिए क्या है, अब अमेरिका की ये क्या थी, ताकत के मामले में अमेरिका भले ही सबसे आगे था, लेकिन वो अपनी वहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं बना सका और राजनीतिक व्यवस्था सही से स्थापित करने में असफल रहा। और इस प्रकार अब हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया अपना। क्या क्या पढ़ा इसमें हमने, अफ़गान क्राइसिस, जिसमें हमने और फिर पढ़ा हमने प्रथम खाड़ी युद्ध, सेकंड खाड़ी युद्ध। तो ये हमारा जो है अब ये मिडल ईस्ट क्राइसिस कंप्लीट है। प्लीज़ किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर प्लीज़ मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स गाइस।